आपको पश्चिम बंगाल लेकर चलेंगे, जहां हर कोई एक ही सवाल पूछ रहा है, बल्कि पश्चिम बंगाल ही क्यों, पूरे इंडिया में यही चर्चा है कि ऐसी वोटिंग 92.8 यानी लगभग 93% वोटिंग, ये क्या कह रहा है? तो पूरे देश में एक ही सवाल चल रहा है कि इस बार दीदी जीत रही है या बीजेपी जीत रही है। पश्चिम बंगाल में पहले चरण के 152 सीटों पर अगर 92.8% मतदान हुआ है तो यह आजादी के बाद सबसे ज्यादा वोटिंग है। दिलचस्प बात यह है कि साल 2011 में जब सीपीएम का 34 सालों का शासन खत्म हुआ था, तब उन चुनावों में भी आजादी के बाद सबसे ज्यादा मतदान का रिकॉर्ड बना था। तब ममता बनर्जी ने उलट फेंका था, उखाड़ फेंका था वाम दलों के पश्चिम बंगाल में शासन को। और साल 2011 में जब 84.7% वोटिंग हुई थी तो ममता बनर्जी ने वाम दलों का अंत करके अपनी सरकार बनाई थी। और जानते हैं, तब भी साल 2011 में 84.7% वोटिंग हुई थी, जो पश्चिम बंगाल के पूरे चुनावी इतिहास में यानी आजादी के बाद से सबसे ज्यादा वोटिंग साल 2011 में ही हुई थी। इसी बम्पर वोटिंग ने ममता बनर्जी को पश्चिम बंगाल की सत्ता में स्थापित किया था और सीपीएम बेदखल हो गई। लेकिन अब 15 सालों के बाद 2026 में फिर से बम्पर वोटिंग का एक नया रिकॉर्ड बना है और पहले चरण में मतदान प्रतिशत लगभग 93% के आसपास पहुंच गया है। इन आंकड़ों को देखकर हर कोई यही पूछ रहा है कि क्या 2026 में 2011 का चुनाव रिपीट हो रहा है, और क्या जैसे 2011 में आजादी के बाद सबसे ज्यादा मतदान होने से सीपीएम को हारना पड़ा, जनता निकली, 34 सालों का वाम शासन खत्म कर दिया, क्या वैसे ही साल 2026 में आजादी के बाद सबसे ज्यादा मतदान होने से ममता बनर्जी की कुर्सी जा सकती है? यहां आपको समझना यह भी होगा कि पश्चिम बंगाल में इस बार बम्पर वोटिंग हुई, तो हुई क्यों? क्या इसके पीछे वोटर लिस्ट का रिवीजन है ना? क्योंकि वोट 91 लाख वोटर्स मतदाता सूची से बाहर हटाए गए, तो पूरा वोट परसेंटेज जो है वो ऊपर चला जाता है। या इसके पीछे बड़ा कारण यह है कि इस बार चुनाव में लोगों ने बिना डरे वोट डाला है। अगर आप इस बात को समझ लेंगे तो आपको आज ही साफ हो जाएगा कि पहले चरण में दीदी गई या दीदी जम गई। हमने इस पर कुछ आंकड़ों के साथ आपके लिए एक रिपोर्ट तैयार की है, जिससे आप ये समझ पाएंगे कि पहले चरण में बंगाल ने क्या फैसला सुनाया है। देखिए, आज हर कोई ये पूछ रहा है कि पश्चिम बंगाल के पहले चरण में बम्पर वोटिंग क्यों हुई और ये बम्पर वोटिंग किस पार्टी के लिए बम्पर लॉटरी साबित होगी। पहले चरण की 152 सीटों पर कुल 92.8% मतदान हुआ है, यानी पहली बार किसी राज्य में ऐसा हुआ जहां हर 100 में से लगभग 93 लोग अपना वोट डालने के लिए मतदान केंद्रों पर पहुंचे। बीजेपी कह रही है कि ये रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग ममता बनर्जी को हटाकर उसकी सरकार लाने के लिए हुई है, जबकि टीएमसी कह रही है कि ये वोटिंग चौथी बार उसकी सरकार बनाने के लिए हुई है। इन दावों के बीच बम्पर वोटिंग का सबसे बड़ा फैक्टर बना है वोटर लिस्ट का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। इसी रिवीजन के तहत पश्चिम बंगाल में 91 लाख वोटर्स का नाम मतदाता सूची से हटाया गया है। अब आंकड़े बताते हैं कि जिन भी राज्यों में वोटर लिस्ट का रिवीजन होने के बाद मतदान हुआ, वहां वोटिंग प्रतिशत में अभूतपूर्व इजाफा हुआ। जैसे बिहार में 5.4% वोटर्स का नाम मतदाता सूची से हटा, तो वहां 10% मतदान बढ़ गया। केरल में 2.5% वोटर्स के नाम मतदाता सूची से हटे, तो वहां 4.3% मतदान बढ़ गया। तमिलनाडु में 10.5% वोटर्स के नाम मतदाता सूची से हटे, तो वहां 11.5% मतदान बढ़ गया। और पश्चिम बंगाल में भी 10.9% वोटर्स के नाम मतदाता सूची से हटे, तो वहां भी पहले चरण में 10.5% मतदान बढ़ गया। यानी मतदान सूची में सुधार होने से लगभग सभी राज्यों में वोटिंग प्रतिशत बढ़ रहा है और पश्चिम बंगाल में भी यही हुआ है। यहाँ एक सवाल ये भी है कि जब बिहार में 10% मतदान बढ़ने पर एनडीए की सरकार रिपीट हुई थी, तब बीजेपी को ऐसा क्यों लग रहा था कि पश्चिम बंगाल में 10% मतदान बढ़ने से सरकार रिपीट नहीं होगी और इस बार जनता उसे एक मौका देगी। जिस बंगाल में टीएमसी ने
लोकतंत्र के मंदिर को कुचल दिया था। अपनी तानाशाही से लोकतंत्र के मंदिर को खंडित कर दिया था। उस बंगाल में पहले चरण में जनता ने लोकतंत्र के मंदिर का पुनर्निर्माण कर दिया है। बीजेपी को अपनी जीत की उम्मीद इसलिए है क्योंकि पश्चिम बंगाल का पहला चरण उसके लिए निर्णायक चरण माना जाता है। 2021 के विधानसभा चुनावों में बीजेपी ने अपनी 77% सीटें इसी पहले चरण में जीती थी और यही कारण है कि जब पहले चरण में भारी मतदान हुआ है तो बीजेपी को ये लग रहा है कि इस बार भी पहला चरण उसके लिए शुभ साबित होगा। हालांकि ममता बनर्जी का कहना है कि उनकी जीत निश्चित है और बीजेपी को बंगाल से ही नहीं दिल्ली से भी हटाना होगा। আর বাংলায় আমি জন্মেছি, এই বাংলায় আমার মৃত্যু হবে। আমি তোমাদের দিল্লি দখল করবই। বাংলা দখল করার পরে সব দলকে নিয়ে আমি চেয়ার চাই না, কিন্তু আমি চাই দিল্লিতে বিজেপির বিনাশ। বাংলায় তো বিনাশ হবেও, দিল্লি থেকেও বিজেপি হটাতে হবে। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक। गृह मंत्री अमित शाह का दावा है कि बीजेपी पहले चरण की 152 सीटों में से 110 सीटों पर जीतेगी। यह आंकड़ा पिछली बार से 51 सीट ज्यादा है। 2021 में बीजेपी ने पहले चरण में 59 सीटें जीती थी, जबकि टीएमसी ने 92 सीटें जीती थी। अगर इस बार गृह मंत्री अमित शाह की भविष्यवाणी सही निकलती है तो बीजेपी के लिए पहले चरण की बम्पर वोटिंग बम्पर लॉटरी की तरह साबित होगी। ये माना जाता है कि यहां वो कम से कम मुकाबले में है। सेकेंड फेज तो वैसे ही ममता बनर्जी की ही सीटें ज्यादातर हैं। पहले चरण में 110 सीटें जीतने के बाद उसे बहुमत के लिए चाहिए होंगी बीजेपी को 38 सीटों की जरूरत, जबकि अभी 142 सीटों पर चुनाव होना बाकी है। गृह मंत्री अमित शाह का सीट कैलकुलेटर जो है वो कैसे टीएमसी को की धड़कनें बढ़ा रहा है और क्यों बीजेपी इस बम्पर वोटिंग को अपने पक्ष में मान रही है, उस पर हमारी ये रिपोर्ट देखिए। आज गृह मंत्री अमित शाह ने पहले चरण में बीजेपी की सीटों को लेकर एक नया दावा किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी पहले चरण में कम से कम 110 सीटें जीतेगी और दूसरे चरण में प्रचंड बहुमत से अपनी सरकार बनाएगी। भारतीय जनता पार्टी बंगाल की टीम ने एक असेसमेंट करा है, जो पोलिंग हुई है ऐसा इसका, और मैं स्पष्ट रूप से आपको बताना चाहता हूं 152 सीटों में से 110 से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। इसका मतलब है कि दूसरे चुनाव चरण को मिलाकर हम प्रचंड बहुमत के साथ बंगाल में शुद्ध रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने वाले हैं। क्या गृह मंत्री अमित शाह जो दावा कर रहे हैं वो सच हो सकता है? 110 सीटें जीतने का मतलब है पहले चरण की 72% सीटें जीतना, जबकि पिछले चुनावों में बीजेपी ने 39% सीटें ही जीती थीं। अब इन आंकड़ों से लगता है कि बीजेपी के लिए इतनी बड़ी छलांग लगाना आसान नहीं होगा, लेकिन अमित शाह का सीट कैलकुलेटर बताता है कि इस आंकड़े तक पहुंचा जा सकता है। पहले चरण में 110 सीटें जीतने के लिए बीजेपी को पिछली बार से 51 सीटें ज्यादा जीतनी होंगी। ये 51 सीटें वो हो सकती हैं जिन पर बीजेपी पिछली बार 25,000 या उससे कम वोटों से हारी थी। 25,000 वोटों का आंकड़ा इसलिए अहम है क्योंकि इस बार स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के तहत हर सीट से औसतन 28,525 वोटर्स हटाए गए हैं। अब इन मतदाताओं के हटने से बीजेपी के लिए उन 51 सीटों पर लड़ाई आसान हो सकती है जहां वो पिछली बार हार गई थी। अगर बीजेपी ये 51 सीटें जीतती है और अपनी पिछली 59 सीटों को भी बरकरार रखती है तो वो पहले चरण में 110 सीटों के आंकड़े तक पहुंच सकती है। यहाँ 110 सीटें जीतने का मतलब ये भी होगा कि दूसरे चरण में बीजेपी को बहुमत के लिए सिर्फ 38 सीटें ही और जीतनी होंगी और यही वजह है कि अभी अमित शाह कह रहे हैं कि इस बार बंगाल बीजेपी का होगा। गृह मंत्री जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि हाल में कई राज्यों में हमने देखा कि एक प्रो इनकम्बेंसी रही।
अब हाई वोटर टर्नआउट में, उस कॉन्टेक्स्ट में अगर पश्चिम बंगाल में इस वोटर टर्नआउट को देख रहे हैं जो कि अब तक का सबसे प्रचंड है, तो क्या आधार है कि आप इसको बीजेपी के पक्ष पर मान रहे हैं? जो आपको फीडबैक मिला हो, अगर वो थोड़ा विस्तृत करके आप बता सकें। देखिए, यहां एंटी इनकम्बेंसी चरम पर है, गत चुनाव में भी चरम पर थी, मगर गत चुनाव में वोटिंग जितना भयमुक्त होना चाहिए उतना नहीं हुआ था। ढेर सारे बूथ लूटे गए थे, ढेर सारी जगह पे गांवों से मतदाता को निकलने नहीं दिया गया था। वहां तक कि हमारे कुछ कार्यकर्ताओं ने प्रयास किया था कि तृणमूल के झंडे लेकर जुलूस निकाल कर वोट डालने जाए तो शायद देने देंगे, मगर ये भी सफल नहीं हुआ था। इस चुनाव में शुरुआत से मतदाता सूची का शुद्धिकरण हुआ है, ढेर सारे फर्जी मतदाता कट गए हैं, ढेर सारे घुसपैठियों के नाम कटे हैं। प्रशासन ने और पुलिस ने और सीएपीएफ ने सुरक्षा का चौक चौबंद व्यवस्था करा है, और चुनाव आयोग ने भी अपनी पैनी नजर भयमुक्त वोटिंग के लिए बनाकर रखी है। और इसके कारण मुझे पूरा भरोसा है कि जो रोष है, ये रोष की अभिव्यक्ति मुक्त मन से चुनाव में हुई है, परिणाम हमारे पक्ष में आए। 2014 से लेकर अब तक 7 राज्य ऐसे रहे हैं जहां बीजेपी का पहली बार मुख्यमंत्री बना है। इनमें हरियाणा, महाराष्ट्र, असम, त्रिपुरा, मणिपुर, उड़ीसा और हाल में ही बिहार शामिल रहा। इनमें भी उड़ीसा, त्रिपुरा और मणिपुर वो राज्य रहे जहां बीजेपी ने 2014 के बाद पहली बार अपनी सरकार बनाई। अब बीजेपी की इस बकेट लिस्ट में पश्चिम बंगाल भी शामिल है, जहां अगर वो चुनाव जीतती है तो बीजेपी के गठन के बाद उसकी पहली बार सरकार बनेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। कोलकाता की प्रेस कॉन्फ्रेंस में गृह मंत्री अमित शाह ने यह भी कहा कि इस बार पश्चिम बंगाल में भय जाने वाला है, भरोसा आने वाला है। उनका स्लोगन ही यहां पर बन गया है। एक तो पलटनो दरकार, चाहे बीजेपी सरकार, यानी परिवर्तन चाहिए, पलटना है। दूसरा, भय आउट, भरोसा इन। ये सिर्फ एक बयान नहीं है, बल्कि इसमें बीजेपी की पूरी उम्मीदें छिपी हैं। मैंने इस पर आपके लिए एक छोटा सा विश्लेषण तैयार किया है, भय क्या, जो ये समझने में आपकी मदद करेगा कि बीजेपी को आखिर क्यों लगता है कि इस बार वो ममता बनर्जी की सरकार को हटा रही है। अगर स्टेज पर भी एक बार दिखाएं, अगर ये दिखा सके हम, ये जो आप देख रहे हैं बांग्ला में हालांकि लिखा है, लेकिन सामने में जो लिखा है भय आउट, भरोसा इन, ये ठीक वहां पर स्टेज पर है। तो ये इनका पूरा इस बार का एक नैरेटिव भी है बीजेपी का कि भय मुक्त होकर वोटर निकला, इसीलिए इतनी तादाद में निकला है। दूसरी सबसे बड़ी बात जो आज उन्होंने कही है, देखिए बीजेपी की महत्वाकांक्षाओं का एक पूरा ब्रांडिंग उन्होंने किया है। ऑफ रिकॉर्ड भी अगर आप देखें तो बीजेपी के नेता गृह मंत्री अमित शाह, इनकी सोच, इनका पैशन, इनका जुनून है बंगाल में अपनी सरकार बनाना, एक ऐसा राज्य जहां पर इनकी कभी सरकार नहीं बनी है। हालांकि स्पेस के ऐसे राज्य कई है, तमिलनाडु है, केरला है, बंगाल है, जहां पर इनकी कभी सरकार नहीं बनी है। अब अगर आप गृह मंत्री के नजरिए से देखें तो इनके सबसे महत्वाकांक्षी प्लान्स में से एक है जिसकी उन्होंने ब्रांडिंग की, ये कहकर अंग बंग कलिंग, यानी बिहार, बंगाल और ओडिशा। तो इसी का उन्होंने एक ब्रांडिंग किया है आज ये बताते हुए कि इस क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि उसको वो बीजेपी के नजरिए से देखते हैं, उसके विस्तार के नजरिए से देखते हैं, उसकी विचारधारा के मतलब फैलाव के नजरिए से देखते हैं, और उस नजरिए से आज उन्होंने अंग बंग कलिंग का ये नया ब्रांडिंग किया है। दूसरी तरफ प्रो इनकम्बेंसी पर उन्होंने यही कहा कि ऐसा नहीं है, एंटी इनकम्बेंसी है ये, और भारी तादाद में लोगों का निकला, इस बार भय मुक्त होकर लोग निकले हैं। और इससे पहले भी आपने देखा होगा उनका पोस्ट, उनका भाषण, वो यही कह रहे हैं कि दीदी के गुंडे इस बार निकल ही नहीं पाए, और उन्होंने कहा कि अगले फेज में भी मत निकलना वरना उल्टा करके सीधा कर दूंगा। तो ये एक बहुत ही आक्रामक अंदाज में, हालांकि आज उनका मूड बिल्कुल अलग ही था, आपने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नोटिस किया होगा, काफी प्रसन्न चित्त दिख रहे हैं। और उन्होंने कई सारे वादे किए, घुसपैठ से लेकर आज उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि करप्शन पर एक व्हाइट पेपर हम लेकर आएंगे। उन्होंने कहा कि महिलाओं के मुद्दे पर कि रात के 1 बजे तक अगर हम शासन में आते हैं तो बच्ची स्कूटी पर किशोरी भी निकलेगी, हम ऐसी सुरक्षा देंगे। उन्होंने कहा आरजीकर में जो महिला थी, जो सर्वाइवर थी, उनकी माँ को हमने टिकट दिया है, संदेश खाली के हमने टिकट दिया है, तो हम उनके साथ खड़े हैं। महिलाओं में एक संदेश गया है। इसी के साथ उन्होंने कहा कि घुसपैठ के मुद्दे पर करेंगे, धार्मिक उत्सव का भी मुद्दा उन्होंने फिर से छेड़ा है।
सेकेंड फेज के पहले। देखिए पहला फेज बीजेपी के लिए फिर भी अच्छा है, 152 सीटों में पिछली बार 59 आई थी, इस बार वो 110 का दम भर रहे हैं। लेकिन दूसरा फेज जो है वो बहुत चैलेंजिंग है, क्योंकि ये वर्चस्व है, ये एक तरह से गढ़ है ममता बनर्जी का, और अगर 110 वाकई बीजेपी को यहां पर मिल जाता है तो शायद अगले फेज में उनको कुछ उम्मीदें रहेंगी, क्योंकि 59 आई थी पहले फेज में और दूसरे फेज में 18 सीटें पिछली बार के चुनाव में आई थी। पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक कहावत बोली जाती है कि हुगली नदी सिर्फ पानी का रुख तय नहीं करती, बल्कि ये सत्ता का रुख भी तय करती है। और आज प्रधानमंत्री मोदी ने इसी हुगली नदी में नाव की सवारी की, हावड़ा ब्रिज और विद्यासागर सेतु को करीब से देखा, खुद वहां की तस्वीरें खींची और इसके बाद उन्होंने नाविकों से भी मुलाकात की। हुगली नदी गंगा जी का ही एक रूप है जो दक्षिण की ओर बहकर बंगाल की खाड़ी में मिलती है, और हुगली नदी से पश्चिम बंगाल के 8 जिले बिल्कुल लगे हुए हैं, जहां विधानसभा की कुल 164 सीटें हैं। कह रहे हैं कि जिस पार्टी ने हुगली नदी के पूर्वी और पश्चिमी किनारों को साध लिया, उसने जीत जरूर पाई। और अब बीजेपी को यही कोशिश है कि हुगली नदी के रास्ते सत्ता का रुख तय करना चाहिए। देखिए, जय श्री राम।